गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेरणा फार्मा। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसड्यूसर मैकेनिज़म्स की, कि जो रिसेप्टर्स हैं अब उनके मैकेनिज़म्स, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज़म्स क्या होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी इफ़ेक्ट लाते हैं। देखो, रिसेप्टर के दो काम हैं। रिसेप्टर का पहला काम है ड्रग को अपने साथ बाइंड कराना, ठीक है। तो रिसेप्टर का पहला काम है कि कोई भी ड्रग या कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल है तो उसको वो अपने साथ बाइंड कराए, एफिनिटी रखे। फिर दूसरा काम है उसका कि जब ड्रग उसके ऊपर बाइंड हो गई है तो फिर आगे के जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स हैं उनको एक्टिवेट करे, जिससे कि सिग्नल आगे बढ़ेगा, सिग्नल एक्टिवेशन होगा, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर एज सच बड़ा रोल प्ले करता है इन ब्रिंगिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द ड्रग। करता कैसे है तो ये हम देखते हैं। तो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स चार तरीके के होते हैं। पहला होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, सेकंड होते हैं आयन चैनल्स, थर्ड होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड फोर्थ होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्टिवेशंस होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर एक्टिवेशंस होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एक्टिवेशंस होते हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एक्टिवेशंस होते हैं, ठीक है। अब आप एक इमेजिन करो कि एक पूल है या मेम्ब्रेन है, हमारी बॉडी में कोई भी मेम्ब्रेन है, उसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है, एक इंट्रा सेलुलर सरफेस है, और बीच में जो ये मेम्ब्रेन पूरी है, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर एक डायनामिक बैलेंस में पड़ा हुआ है, झूल रहा है। तो जो पहला रिसेप्टर जिसकी बात मैं करूँगी वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें। सो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक मेम्ब्रेन में ट्रैवर्स करते हैं। इनकी जो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से थोड़ा सा नीचे आकर बीच में होती है। वहाँ पे लाइगेंड या ड्रग अटैच होती है। जैसे ही ड्रग वहाँ पे अटैच होगी तो उसका जो इंटरनल सरफेस है वहाँ पे जी प्रोटीन कपलिंग का एक सरफेस है, एक एफिनिटी या साइट है जहाँ पे जी प्रोटीन अटैच होता है। अब जी प्रोटीन कैसे होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, जी एस, जी आई, जी क्यू, ठीक है। जी एस स्टिमुलेटरी हो गया, जी आई इनिबिटरी हो गया, जी क्यू मॉड्यूलेटरी हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग उसका क्या इफेक्ट होगा या जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल है उसका क्या इफेक्ट है, उस हिसाब से वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट या इनिबिट होगा, उस हिसाब से उसकी एक्शन आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्ट्रक्चर जो है जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। यू कैन सी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इसमें एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट जो रेड कलर का एक डॉट है, बड़ा सा गोल है, वो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है। और नीचे ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल, यहाँ पे इंट्रासेल्युलर ये जो स्पेस है यहाँ पे जो है जी प्रोटीन अटैच होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। जो ये जी एस हो गया, जी क्यू हो गया, जी आई हो गया, ये फंक्शन कैसे करेंगे? तो देखो, इनके ना 3 तरीके के पाथवे होते हैं। एक होता है एडिनाइलिल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी पाथवे, दूसरा होता है फॉस्फोलाइपेज सी IP3 DAG पाथवे, और तीसरा होता है बाय चैनल एक्टिवेशन, ठीक है। मेन हमको समझना है कि एडिनाइलिल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी पाथवे क्या होता है और फॉस्फोलाइपेज सी DAG IP3 DAG पाथवे क्या होता है। तो देखो, जैसे ही रिसेप्टर पे अपने जो जी कपल्ड रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, वहाँ पे बाहर एगोनिस्ट अटैच हुआ। एगोनिस्ट के अटैच होते ही सपोज इट इज़ अ स्टिमुलेटरी रिसेप्टर, GS है यहाँ पे। सपोज आप मानो एड्रेनालिन इज अटैचिंग टू बीटा 1 रिसेप्टर, है ना। बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम होता है, उसका मॉलिक्यूल होता है एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर। तो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पर प्रेजेंट है और वो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा हार्ट की, वो हार्ट रेट बढ़ाएगा। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही एड्रेनालिन अटैच हुआ
तो अंदर था प्रोटीन, अपना जो जी प्रोटीन था वो था GS, ठीक है। तो ये GS जो प्रोटीन है ये एक्टिवेट हुआ। अब ये GS प्रोटीन एक्टिवेट होते ही क्या करता है, ये GS प्रोटीन एक्टिवेट होते ही हमारे GTP ग्वानिलिल ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है GDP में, दैट इज ग्वानिलिल डाइफॉस्फेट। तो इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, इस जो ये इन्होंने एक फॉस्फेट यहाँ से लूज किया, दिस गोज एंड एक्टिवेट्स एडिनाइलिल साइक्लेस एंजाइम एंड तो जैसे ही GS एंजाइम GS अपना एक्टिवेट हुआ, G प्रोटीन that converted GTP into GDP, okay, and conversion of GTP into GDP released energy which caused activation of adenylyl cyclase, and that adenylyl cyclase went and converted ATP into cyclic AMP, ठीक है। सो उस एनर्जी से ATP जो है साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो साइक्लिक AMP है ये बहुत सारे काम करता है, ये फॉस्फोकाइनेस A को एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोकाइनेस A या प्रोटीन काइनेस A जो है हमारी बॉडी में आगे जो रेगुलेटरी हार्मोन्स है या रेगुलेटरी प्रोटीन्स है या मैकेनिज्म्स है उनको फर्दर वो प्रोसेस करवाएगा, प्रोटीन काइनेस A। इसके अलावा दिस साइक्लिक AMP, दिस प्रोटीन काइनेस A सॉरी, इट ऑल्सो गोज एंड व्हाट डज इट डू, इट ओपन्स द कैल्शियम चैनल्स, और कैल्शियम चैनल खुलने से कैल्शियम अंदर आया, वो कैल्शियम अंदर आके इट कनेक्टेड टू ट्रोपोनिन, ठीक है, मायोसिन एक्टिन उनके साथ अटैच होके, एंड दिस कैल्शियम देन रिजल्टेड इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। तो एक्शन क्या था, एड्रेनालिन अटैचेस टू β1 रिसेप्टर एंड बाय स्टिमुलेशन GS एंजाइम एक्टिवेट हुआ, GTP कन्वर्ट हुआ GDP में, उससे ATP कन्वर्ट हो गया साइक्लिक AMP में, साइक्लिक AMP ने जाके प्रोटीन काइनेस A बनाया, प्रोटीन काइनेस A ने जाके कैल्शियम की चैनल को खोल दिया और कैल्शियम अंदर आया और उससे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। सो उसके अलावा प्रोटीन काइनेस A अपने और भी बहुत सारे काम करता है, दूसरे फंक्शनल प्रोटीन्स बनाता है जिससे कि बाकी की एक्शंस आती है। तो इस तरीके से एक G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू एक्शन कैसे मीडिएट हुआ ये आपने देखा। अब इसी में एक दूसरा मॉलिक्यूल है, वो है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन भी हार्ट के ऊपर एक्ट करता है थ्रू M2 रिसेप्टर विच इज मस्करेनिक रिसेप्टर, और M2 रिसेप्टर पे एक्ट करके एसिटाइलकोलिन हमारी हार्ट रेट को कम करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है। अब यहाँ पे कैसे कर रहे हैं देखो, यहाँ पे जैसे ही एसिटाइलकोलिन अटैच हुआ मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर, तो वहाँ नीचे GI दैट इज इनहिबिटरी, G प्रोटीन विच इज इनहिबिटरी, वो एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट होके क्या करेगा, वो GDP को कन्वर्ट कर देगा GTP में, मतलब वहाँ से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एज अ रिजल्ट साइक्लिक AMP सॉरी एडिनाइलिल साइक्लेस विल नॉट बी एक्टिवेटेड। एडिनाइलिल साइक्लेस एक्टिवेट नहीं होगा तो साइक्लिक AMP नहीं बनेगा, तो ये जो सारी एक्शंस होनी थी ये नहीं होंगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। तो आपने देखा एक ही फंक्शन पे, एक था स्टिमुलेटरी GS और एक था GI इनहिबिटरी, और दोनों ने किस तरीके से अपनी एक्शंस करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये दोनों किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। एक ब्राउन वाला है वहाँ पे GS है, और रेड वाला है वहाँ पे GI है। GS में एडिनाइलिल साइक्लेस एक्टिवेट होके साइक्लिक AMP बनाता है जो प्रोटीन काइनेस A को एक्टिवेट कर रहा है और कैल्शियम चैनल्स को भी ओपन कर रहा है, जबकि रेड वाले की तरफ आप देखोगे GI एक्टिवेट हो रहा है और वो एडिनाइलिल साइक्लेस को इनहिबिट कर रहा है, राइट। सो दिस इज द एडिनाइलिल साइक्लेस साइक्लिक AMP। अब नेक्स्ट एक और मैकेनिज्म है इसमें, फॉस्फोलाइपेज CYP3 DAG पाथवे। यहाँ पे जो G प्रोटीन एक्टिवेट होता है या एक्शन करता है वो होता है GQ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि एक रिसेप्टर है, यहाँ पे हमने लिया हिस्टामीन। हिस्टामीन इज अ G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर है। ऊपर हिस्टामीन अटैच हुई और हिस्टामीन के अटैच होने से GQ प्रोटीन जो था, जो उसके नीचे इंट्रासेलुलर लेवल पे अटैच था, वो एक्टिवेट हुआ, और ये GQ जब एक्टिवेट हुआ तो अगेन इट कन्वर्टेड GTP इनटू GDP। यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई उसने जाके फॉस्फोलाइपेज C
को एक्टिवेट किया। ये फॉस्फोलाइपेज सी जो है क्या करेगा फिर, ये PIP2 दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा IP3DAG में, दैट इज इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सो समझो GQ एक्टिवेट हुआ, उसने फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट किया एंड फॉस्फोलाइपेज सी कन्वर्टेड PIP2 इनटू IP3 एंड जो IP3DAG बना है तो IP3 क्या करता है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को मोबिलाइज करता है ना। मोबिलाइज करने से, कैल्शियम मोबिलाइज होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जो DAG होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। एडिनाइल साइक्लेस में प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होगा और प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट होने से दूसरे रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से देखिए, तो GQ एक्टिवेट हुआ जिससे प्रोटीन फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट हुआ which converted PIP2 into IP3DAG and that resulted in increased mobilization of calcium ion and form activation of PKC. So this was through the GS, GI and GQ, that was the regulation. Now third, G protein coupled receptors, they also bring action by activation of the ion channels. So without any second messenger, बीच में किसी और की ज़रूरत नहीं है इनको, ये सीधा जाके आयन चैनल्स को ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे तो डीपोलराइजेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो ये वाला एक्शन भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है वो है रिसेप्टर्स विद आयन चैनल्स। तो देखो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली एक पेंटामेरिक रोजेट स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, मतलब 5 लीव्स का स्ट्रक्चर होता है उनका, उसके बीच में आयन चैनल होती है और बाहर जो अल्फा यूनिट होती है, 5 यूनिट्स हैं, 5 लीव्स हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, और उसमें जो अल्फा वाली लीफ है उसके ऊपर एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होती है। एगोनिस्ट वहाँ पे अटैच होता है, जैसे ही अटैच होता है जो रिसेप्टर है वो चैनल उसका ओपन कर देता है। चैनल के थ्रू सोडियम या कैल्शियम या पोटेशियम क्लोराइड, वो जो भी इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा से इंट्रा जाना है वो जाता है। एंड देन once the work is done, then the receptor closes itself and the action goes away। ठीक है, तो ये जो आयन चैनल्स वाले रिसेप्टर्स होते हैं, नॉर्मली कौन कौन सी आयन चैनल्स होती हैं, सोडियम होगी, पोटेशियम होगी, कैल्शियम होगी, क्लोराइड होगी, यही 4-5 आयन्स होते हैं जो कि ऊपर नीचे जाते हैं। आप यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिए, सोडियम और कैल्शियम चैनल्स जब भी ओपन होंगे दे विल रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन, या एंड पोटेशियम और क्लोराइड चैनल्स जब भी ओपन होंगे दे विल रिजल्ट इन हाइपरपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल जहाँ खुले वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ बंद हुए वहाँ रिलैक्सेशन, और पोटेशियम और क्लोराइड चैनल जहाँ खुले वहाँ रिलैक्सेशन और जहाँ बंद हुए वहाँ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों ही जगह पे इनके एगोनिस्ट भी आ सकते हैं, इनके एंटागोनिस्ट भी आ सकते हैं। मतलब ड्रग्स जो इनकी एक्शन को बढ़ाएंगी या ड्रग्स जो इनके एक्शन को ब्लॉक करेंगी, उसके हिसाब से। तो मैं एक बार आपको ये दिखाती हूँ कि रोजेट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। देखो, ये होता है इसका रोजेट स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि कैसे ये 5 लीव्स हैं और उनके ऊपर एक अल्फा लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, एक चैनल है बीच में से जो जा रही है, और एक बार वो चैनल ओपन स्टेट में है और एक बार वो चैनल क्लोज्ड स्टेट में है, राइट। तो इस तरीके से ये लाइगेंड के ये आयन चैनल वाले रिसेप्टर्स होते हैं। थर्ड जो हम रिसेप्टर पढ़ेंगे वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स मतलब क्या, ये रिसेप्टर भी ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसमें। एक बाहर एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट होती है और एक अंदर साइट होती है जो कि एंजाइम के साथ लिंक होती है। इसमें 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, या तो उनके पास खुद का एंजाइम होता है कि हाँ हमारे पास खुद का एंजाइम है, विच इज़ यूजुअली अ टायरोसिन काइनेज एंजाइम। ठीक है, तो या तो
उनके पास खुद का एंजाइम होता है, तो जैसे ही ऊपर लाइगेंड अटैच हुआ उनकी कन्फर्मेशनल चेंज होगा, 2 रिसेप्टर साथ में जुड़ेंगे, डाइमराइजेशन होगा, और डाइमराइजेशन होकर जो इंटरनल उनका स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो टायरोसिन काइनेस एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। इसी में एक दूसरे तरीके के रिसेप्टर होते हैं जिनके पास खुद का एंजाइम नहीं होता है। वो कहते हैं कि कोई साइटोप्लाज्म में से कोई एंजाइम हमारे पास आ जाए तो ठीक है। तो आप इसको अब समझेंगे टायरोसिन काइनेस एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं। जैसे ही हार्मोन या कोई भी लाइगेंड उनके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे जाके अटैच हुआ, तो देर इज अ डाइमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, टू रिसेप्टर्स दे कम टुगेदर एंड डाइमराइज, एंड जो इंट्रासेलुलर सरफेस था जहाँ पे उनके पास एक टायरोसिन काइनेस एंजाइम लगा हुआ था, वो टायरोसिन काइनेस एंजाइम टायरोसिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करता है, एंड फिर एक कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाता है, और इस कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन से फिर हमारे फाइनली जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं या जो इफेक्ट चाहिए वो आता है। ठीक है, अब जिस एंजाइम में खुद का टायरोसिन काइनेस नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरा एंजाइम, एक साइटोसोलिक एंजाइम होता है JAK, दैट इज जेनस काइनेस। तो जेनस काइनेस जाके अटैच होता है, जैसे ही रिसेप्टर डाइमराइज करेगा जेनस काइनेस जाके अटैच करेगा। जेनस काइनेस अटैच करते ही फिर एक दूसरे साइटोसोलिक प्रोटीन एंजाइम होता है स्टैट, दैट इज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जैक स्टैट ये दोनों प्रोटीन्स मिलके फिर वहाँ अटैच होते हैं, एंड देन अगेन दे ब्रिंग द सेम डिफरेंस, कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशंस। तो उससे ये इसकी एक्शंस आती हैं। तो ये आप देखिए कि कैसे ये एंजाइम है। तो हियर यू कैन सी पार्ट ए में कि एक तो खाली एंजाइम है, उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, इंट्रा सेलुलर स्पेस है। फिर जब हार्मोन अटैच हुआ तो नीचे कैसे वो डाइमराइजेशन हो गया और जेनस टायरोसिन काइनेस एंजाइम एक्टिवेट हुआ, एंड देयर इज फॉस्फोराइलेशन। एंड दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जैक और स्टैट जाके अटैच हो गए, एंड दे फर्दर प्रोसेस द ट्रांसक्रिप्शन एंड अदर रेगुलेटरी प्रोसेसेस। लास्ट हमारा रिसेप्टर है न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली द रिसेप्टर इज प्रेजेंट नॉट इन द मेम्ब्रेन, द रिसेप्टर इज प्रेजेंट ईदर इन द साइटोप्लाज्म और इन द न्यूक्लियस। और यहाँ पे जब कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है, जो भी ड्रग है इनका, वो आएगा साइटोप्लाज्म में, इनके पास अटैच होगा, वहाँ से ये न्यूक्लियस में जाएंगे और अपने हिस्से वाले क्रोमोसोम पे जाके अटैच होंगे। तो वहाँ पे जाके ये जो mRNA को बेसिकली attachment to the receptor to the gene then facilitates the expression of mRNA। mRNA बनता है, उससे फिर इनका प्रोटीन बनता है। तो DNA से RNA बन जाएगा और RNA से प्रोटीन। तो ये जाके अपने पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हमने 4 ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स देख लिए। जो एंजाइम वाला पाथवे है, एंजाइम रिसेप्टर है, वो यूजुअली इंसुलिन वाला जो हार्मोन है वो फॉलो करता है। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन डी, ये सारे जो आइटम्स हैं ये फॉलो करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को। और जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है वो नॉर्मली हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, जितने भी ऑटोकॉइड्स हैं, उन लोगों के साथ में आयन चैनल्स और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स उनके साथ काम करते हैं। अब रिसेप्टर में लास्ट एक कॉन्सेप्ट और है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन एंड रिसेप्टर अप रेगुलेशन। तो देखो क्या होता है कि जब बहुत लंबे समय तक हम कोई दवाई किसी पेशेंट को दे रहे हैं, कोई एगोनिस्ट है जो कि उस रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो धीरे धीरे करके रिसेप्टर जो है डिसेंसिटाइज हो जाता है। मतलब वो एक तरीके से उसको जैसे टॉलरेंस भी होती है कि टॉलरेंस बढ़ गई, तो धीरे धीरे रिसेप्टर की एक्शन कम हो जाती है, ड्रग की एक्शन एज अ रिजल्ट कम हो जाती है, एंड हमें ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज में हम बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं जो कि साल्ब्यूटामॉल होता है। तो साल्ब्यूटामॉल जब लंबे समय तक उस मरीज को दिया जाता है तो धीरे धीरे करके उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो गया है, रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो गई है, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में फिर हमें साल्ब्यूटामॉल की डोज बढ़ानी भी पड़ती है। उसका ही उल्टा होता है अप रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर।
जब हम लंबे समय तक कोई एंटागोनिस्ट देते हैं किसी रिसेप्टर का, तो एंटागोनिस्ट क्या कर रहा है, उस रिसेप्टर की एक्शन को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, उसके ऊपर एगोनिस्ट को चिपकने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, रिसेप्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत अप रेगुलेट हो जाता है। तो उस अगर आपने एंटागोनिस्ट जरा सी बंद कर दी तो जो सारा एगोनिस्ट बॉडी में था वो उस पर अटैच होगा, और रिसेप्टर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो रखा है कि जरा सी एगोनिस्ट अटैच होके ही बहुत ज़्यादा एक्शन करेगा। जैसे क्लोनिडिन करके एक ड्रग है, क्लोनिडिन जो है एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन के मरीजों में दी जाती है। इस ड्रग में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बुराई है कि जैसे ही क्लोनिडिन को बंद करेंगे या भूल जाएंगे तो इट विल रिजल्ट इन हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन जो ऑलरेडी चल रहा था उससे भी बहुत, मतलब और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। या जैसे एंजाइना का पेशेंट होता है, हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, इश्केमिक हार्ट डिसीज़ के मरीज़ होते हैं ना, तो उस पेशेंट में अगर आपने प्रोपेनोलॉल लंबे समय से चला रहे हो तो ये प्रोपेनोलॉल क्या करके रखा है, बेसिकली बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब मान लो किसी दिन पेशेंट ने खाना भूल गया या 2-4 दिन के लिए पेशेंट नहीं खा पाया, तो ये देखा गया है कि उसकी एब्सेंस में पेशेंट को कई बार सडन एंजाइना अटैक्स आते हैं। तो प्रोपेनोलॉल का विड्रॉल बोलो या प्रोपेनोलॉल बंद होने से कई बार एंजाइना वाले पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाती है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अप रेगुलेशन, या बोलो उसका सेंसिटाइजेशन हो जाना रिसेप्टर का। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम समझेंगे कि क्या होता है कि जो उसका सिग्नल एम्पलीफिकेशन पाथवे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जहाँ रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो रहे हैं वहाँ पे सिग्नल एम्पलीफिकेशन पाथवे कम हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी मरीज़ को अगर कोई दवाई दे रहे हैं तो ये बहुत आसान बात नहीं है कि बस वो दवाई खाई और उसका काम हो गया। आप मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचिए कि वो दवाई उसके शरीर में जाके क्या एक्शन कर रही है, उस एक्शन से आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं। मतलब ऐसा कोई भी आप दवाई दे रहे हैं तो एक तरीके से आप उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में उसके हमें यूजेस तो मिलते ही मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स को हम कवर करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाले चैप्टर में। और इसके अलावा हर ड्रग के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े जाते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सो स्टडी वेल and like, share and subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you so much.